तो बेटा पहले तो ये बताओ आप लोगों का टेस्ट कैसा था? ठीक था? चलो टेस्ट अभी चेक नहीं किया है, मैं आज नाइट में देखता हूँ, उसको चेक करूंगा, फिर आप लोगों को कल बताता हूँ। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे ईथर्स। ओके, ईथर फैमिली बेसिकली क्या है, ये न तो एल्कोहल फैमिली में आती है और न ये फिनोल फैमिली में आती है। ठीक है, ये सेपरेट फैमिली है। एल्काइल हलाइड, एराइल हलाइड, एल्कोहल, फिनोल के बाद में ये फिफ्थ कंपाउंड है भाई अपना, फिफ्थ टाइप ऑफ स्पीसीज बोल सकते हो ईथर्स। ईथर दो तरह के हो सकते हैं, सिमेट्रिकल ईथर जिसमें ऑक्सीजन के अराउंड जो हमारा एल्काइल ग्रुप है वो क्या हो, सेम हो। ओके, और अगर वो डिफरेंट होता है, जैसे इधर CH3 है और यहाँ पे C2H5, तो वो हो गया अनसिमेट्रिकल। अगर मैं IUPAC नेमिंग का जिक्र करूं, IUPAC नेमिंग लाइक दिस, फॉर एग्जांपल CH3O CH2CH3, जो बिगर कार्बन चेन होगी उसके अंदर नंबरिंग होगी स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑक्सीजन एंड। ऑक्सीजन एंड कौन सा है, ये वाला 1 एंड दिस इज 2। 1 के ऊपर मेरा क्या है, ये एल्कोक्सी ग्रुप हो गया। नाउ इट इज एज ए सब्स्टिट्यूएंट। मैंने आपको बताया था IUPAC नेमिंग में OR, R, NO2 और हेलोजन, इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं दे आर ऑलवेज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, नॉट एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा तो प्रीफिक्स में आएगा। तो भाई 1 के ऊपर मेरा क्या है, 1 के ऊपर है मेरा मिथोक्सी, 1 के ऊपर मिथोक्सी एंड इथेन, और लास्ट में आप एक वर्ड लिख दोगे ईथर, इथेन ईथर। ओके, ऐसे करके आप लिखोगे 1 मिथोक्सी इथेन ईथर, दिस इज द आईपी। इस 1 को आप हटा सकते हो, मिथोक्सी इथेन ईथर। ओके, इथेन और ईथर में एक हाइफन का गैप है, गैप रहेगा, दिस इज द IUPAC नेमिंग। एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड ये वाला फिनोल जैसे होता है ना OH, अगर OH की जगह पे H को हटा के मैं CH3 लगा दूं, ठीक है, H को हटा के मैंने क्या किया, फिनोल में CH3 लगा दिया। नाउ दिस इज एनिजोल, दिस इज एनिजोल, दिस इज एन एरोमेटिक ईथर। जैसे भी एनिलीन होता है NH2 लगा दिया, फिनोल में OH लगा दिया, बेंजोइक एसिड में COOH लगा दिया। अगर यहाँ पे मैं OCH3 लगा देता हूँ तो वो एनिजोल बन जाता है। ओके, और अगर मैं ऊपर केवल ये लगाऊं तो क्या बनेगा बेटा कॉमन में, दिस इज टोल्विन। ओनली ये लगाता हूं तो ये टोल्विन है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये वाला कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट जो हम चलेंगे बेटा, जो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ईथर की जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखो भाई, जो फैक्ट्री लेवल है हो सकता है उस पर हम डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं, लेबोरेटरी में डिफरेंट करेंगे। जो फैक्ट्री लेवल पे होंगे ना उनके अंदर ज्यादा प्योरिटी नहीं देखी जाती है, लेकिन लैब के अंदर जो हम अप्लाई करेंगे उसमें प्योर ईथर बनना चाहिए, जो हम बनाना चाहते हैं, साइड प्रोडक्ट कम से कम बनने चाहिए, तभी हमारा फायदा है, क्योंकि भाई उसको हमें एक्सपेरिमेंट में यूज करना है, राइट। तो पहला जो मेथड रहेगा फ्रॉम एल्कोहल्स, ये हम वैसे तो कर चुके हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे और इसके डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन फॉर्मुलेट होते हैं जब हम एल्कोहल से बनाते हैं बेटा। ठीक है, एल्कोहल से जब हम बनाएंगे, व्हेन एन एल्कोहल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, और यहाँ पे ये याद रखना कैटलिस्ट कौन सा, प्रोटोनिक एसिड भी यूज कर सकते हैं और दूसरा एल्यूमिना भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो पहला मेथड हम किस में ले रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड कंसंट्रेटेड H2SO4, लेकिन यहाँ पे ये एक्सेस में नहीं रहेगा। अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 को एक्सेस में डाल दिया तो क्या करेगा, उसका डिहाइड्रेशन करवा देगा और एल्कीन बना देगा, जैसा कि हम देख चुके हैं। और इसके मैकेनिज्म से भी क्लियर होगा कि भी कंसंट्रेटेड H2SO4 तो चाहिए लेकिन लेस अमाउंट में चाहिए, वहां का मैकेनिज्म हम करवा चुके हैं, इसका मैकेनिज्म मैं अभी करवाऊंगा। छोटी मोटी बातें बता देता हूं फिर मैकेनिज्म पे चलेंगे। तो पहला मेथड हो गया ROH कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में जब एक वो करेंगे ROR बनेगा बेटा, RO
आर, क्या बच गया यहाँ पे आर ओ आर बच गया, तो बाकी मॉलिक्यूल क्या बच गया H2, ठीक है। दिस ईथर, अब मुझे ये बताइए क्या ये एक सिमेट्रिकल ईथर है या अनसिमेट्रिकल बेटा, सिमेट्रिकल। तो इस मेथड से हम सिमेट्रिकल एल्कीन ही बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल बनाना इसकी हो जाएगी ड्रॉबैक या लिमिटेशन। सो हम लिमिटेशंस में बात कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ओके। सो इट इज लाइक दिस, इन प्लेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर मैं एल्यूमिना यूज करता हूं, अच्छा एक चीज ध्यान रखना भाई, ये टेम्परेचर कंट्रोल रिएक्शन है, अगर इसी टेम्परेचर को मैं 443 तक ले जाऊंगा हाईयर टेम्परेचर पे तो एल्कीन बनना शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर मुझे क्या करना है, लो रखना है 413 केल्विन पे, ओके। एल्यूमिनियम में भी अगर ये टेम्परेचर लो है तो ठीक है, अगर यही 623 तक पहुंच गया तो एल्कीन बनाने लगेगा। सो दीज रिएक्शंस आर, ये H2O होगा बेटा क्योंकि 2 O है ना, H2O। इसमें क्या होगा, एल्किन बनाने लगेगा अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा रख दिया तो एक इसमें कॉमन सेंस हमेशा याद रखना कि ईथर एट लो टेम्परेचर एंड एल्कीन एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर, ये एक कॉमन सेंस इसमें याद रखना। चलो इतना अगर हो गया है, अच्छा ये वाली चीज भी डिस्कस करेंगे हम, ये मैकेनिज्म से और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक अगर स्टार पॉइंट बनाना चाहते हो तो उसमें ये बना लेना कि जब हम अल्कोहल से बनाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन प्राइमरी की सबसे ज्यादा होगी, जबकि उसमें उल्टा था भाई, किसमें, जब हम एल्किन बना रहे थे क्योंकि उसके अंदर कार्बोकेटाइन बन रहा था, है ना, तो वहां पे टर्सरी ज्यादा था, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ टर्सरी अल्कोहल टेक्स प्लेस वेरी इजीली। तो ये ऑर्डर रहेगा, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है, ये देखो मैकेनिज्म रहेगा SN2 मैकेनिज्म, जबकि उसके केस में क्या था, SN1 था। तो ये पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, फिर हम मैकेनिज्म में जैसे ही चलेंगे तो बाकी क्लियर हो जाएगा। लेट अस मूव टू द मैकेनिज्म, हटा दूं, ठीक है। चलो अब हम मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ईथर फॉर्मेशन फ्रॉम अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ये वाला करेंगे भाई, एल्यूमिनियम वाला क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम में क्या है ना, बेसिकली एडजॉर्प्शन करके मॉलिक्यूल पास में आए, वो सिंपल फंडा है, एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म है वहां पे, तो उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एडजॉर्ब किया मॉलिक्यूल को, आपस में पास में आए, जो बाहर निकलना वो निकल गया और फिर ईथर बन गया। एल्यूमिनियम में एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म है, अगर कोई पूछे तो बता सकते हो कि इन केस ऑफ एल्यूमिनियम एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म इज टेकिंग प्लेस। नाउ कम टू हियर, क्या होगा भाई स्टेप 1 में, ये लो हम ये वाला ले लेते हैं C2H5OH, जैसे आपने ये लिया, ठीक है, आपने एक इथेनॉल मॉलिक्यूल ले लिया, जब इसका H पॉजिटिव आयन के साथ इंटरेक्शन होगा, H पॉजिटिव आयन कहां से आया है, फ्रॉम कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 से आया है ये H पॉजिटिव आयन, तो ये H पॉजिटिव आयन इसको प्रोटोनेट कर देगा। सो दिस इज द प्रोटोनेशन, उसमें भी प्रोटोनेशन हुआ था, यहाँ पे भी प्रोटोनेशन है, लीजिए भाई यहाँ पे ये प्रोटोनेशन करवा दो और ये फास्ट रिएक्शन होगी, ओके, C2H5OH2 और यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नाउ स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में ये जो मॉलिक्यूल बना है इसको मैं ऐसे लिख लूं बेटा, H2O ये पॉजिटिव और ये C2H5, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। एक सेकंड मॉलिक्यूल किसका, अल्कोहल का, ऐसे करके इसके नीचे आप ब्रैकेट में लिखोगे अनप्रोटोनेटेड, अनप्रोटोनेटेड। अब एक बात सुनो, बीकर में अल्कोहल है और H2SO4, तो अगर मैं H2SO4 ज्यादा डाल दूंगा बहुत ज्यादा एक्सेस में, तो क्या वहां उस बीकर के अंदर अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलेगा हमें, नहीं मिलेगा। तो कुछ मॉलिक्यूल को अनप्रोटोनेटेड रखने के लिए हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे जरूर, क्योंकि प्रोटोनेशन भी करवाना है, लेकिन इतना नहीं डालेंगे कि सारे ही मॉलिक्यूल का प्रोटोनेशन हो जाए। तो इस सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे
जब ये H2 मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर कार्बन पॉजिटिव सेंटर बनेगा इस कार्बन के ऊपर। चलो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ CH2CH3। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है भाई, न्यूक्लियोफाइल कार्बन के पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा और ये H2O बाहर क्या बनेगा भाई, ये बनेगा हमारा इस कार्बन के ऊपर अटैक हुआ है किसका, इसका, ये O(C2H5) और यहाँ पे ये H। जब ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, हो गया। इस स्टेप को मैं क्या बोलूंगा, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल ऑन प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूल, अनप्रोटोनेटेड से प्रोटोनेटेड के ऊपर, और रिमूवल ऑफ H2O हो चुका है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखो भाई, थर्ड स्टेप में क्या होगा। थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 होगा डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, ये प्रोटोनेशन H पॉजिटिव आयन जो शुरुआत में यूज किया था वो अब यहां से वापस निकल जाएगा। तो भाई C2H5OH, और क्यों निकलेगा, एक तो ऑक्सीजन पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से खींचेगा और ये क्या बना देगा C2H5O C2H5 और प्लस में H पॉजिटिव आया। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 को बार बार डालने की जरूरत नहीं है, इट इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। ओके, तो यहां पे मैं क्या लिखूं, सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द स्लोवेस्ट स्टेप, इज द स्लो स्टेप लिख सकते हो, और वही है हमारा RDS, और वही है हमारा SN2 मैकेनिज्म को शो करने वाला। ये देखो SN2, इसने इसके ऊपर अटैक किया तो वो एक साथ होता है बेटा अटैक, ऐसे नहीं कि भाई पहले ये C पॉजिटिव बनाए है ना, फिर उसके बाद में जो ना भाई कार्बोकैटायन बने फिर ये अटैक करे। यहाँ पे कार्बोकैटायन क्यों नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता यहाँ पे कार्बोकैटायन, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, इधर 2 हाइड्रोजन भी तो हैं, ये क्या करेगा भाई, यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कितनी 3.5, इसकी है 2.1, इसकी 2.5, ये ऑक्सीजन इधर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा या इधर से खींचेगा, तो ये वाला बॉन्ड अपने आप में नहीं टूटेगा। ओके, अगर मान लो ये वाला टूट गया तो ये वापिस यहीं पे आ गया, इसीलिए तो इक्विलिब्रियम में शो कर रखा है। अगर वापिस ये वाला बॉन्ड नहीं टूटा और इसके ऊपर इसने अटैक कर दिया तो ये आगे चल देगी रिएक्शन। ठीक है, अंडरस्टूड। तो इसलिए यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बनता, इसीलिए क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन नहीं बनता है। और SN2 तो भाई SN2 जो होती हैं दे आर स्टेरिकली, स्टेरिक हिंड्रेंस कंट्रोल्ड रिएक्शन होती हैं, कंट्रोल्ड रिएक्शन। तो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा आपको, प्राइमरी अल्कोहल की ज्यादा, फिर उसके बाद में सेकेंडरी, और फिर उसके बाद में टर्सरी अल्कोहल की रेट ऑफ रिएक्शन होती है। क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल का ये जो मॉलिक्यूल है ना इजिली अटैक कर देगा, छोटा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस उसको कम फील होगी। तो यहाँ से इस मैकेनिज्म से हमें ये आंसर मिल जाता है, व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन इज लाइक दिस। हो गया। अगर इतनी चीज समझ में आ गई है तो आप इस चीज का आंसर भी दे सकते हो कि कंसंट्रेटेड H2SO4 को यहाँ पे लेस अमाउंट में क्यों लिया गया है, क्योंकि हमें अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल रखने हैं जो कि न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे। क्या मैं इस चीज को लिखूं, एक स्टार पॉइंट बना लो आप कहीं पर भी, चलो यहां बना लो, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेस अमाउंट, क्यों, टू कीप some molecules unprotonated, बस इतने में ही समझ में आ जाएगा। और ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है तो आप वहां ध्यान रखना, राइट। चलिए भाई,
अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला इसमें क्या होगा, अब हम डिस्कस करेंगे इसकी लिमिटेशन। लिमिटेशंस क्या होंगी? पहली लिमिटेशन तो ये कि भाई ओनली अनसिमेट्रिकल ओनली सिमेट्रिकल ethers can be formed by this method एक तो ये लिमिटेशन हो गई। दूसरा भाई टेम्परेचर जो है ना, अगर गलती से थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो हमारे एल्कीन्स बनने शुरू हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखें, टेम्परेचर कंट्रोल नीड हाई अटेंशन। ओके, एक्यूरेटली उसको 413 के आसपास रखना पड़ेगा। अगर फ्लेम थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो कैसे कर सकते हैं? क्या हम डायरेक्ट फ्लेम से ये सब कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फ्लेम की बजाय अगर उस कंटेनर को या बीकर को, किसी भी चीज को अगर करंट से कंट्रोल किया जाए ना, तो वो टेम्परेचर थोड़ा सा एक्यूरेटली हो सकता है। लेकिन क्या इतना बड़ा सेटअप हमारी लैब में मिलेगा? नहीं हो सकता, है ना, कि भी टेम्परेचर एक्यूरेटली। तो नॉर्मली ये जो मेथड है ना, ये बेटा फैक्ट्री लेवल पे यूज होते हैं, नॉट एट द लेबोरेटरी। क्योंकि भाई थोड़ा सा भी अगर एल्कीन बन रहा है आपका ईथर के साथ, मान लो 2% 3%, तो अब तो प्रॉब्लम क्या आ गई, अब तो उसको सेपरेट करने की प्रॉब्लम आ गई, है ना। एल्कीन को उसको सेपरेट करेंगे, फिर ईथर निकला, फिर हम उसको कई एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हैं। तो इट इज नॉट ए गुड लेबोरेटरी मेथड। अगला पॉइंट मैं क्या लिखूंगा, थर्ड पॉइंट, a very small amount of alkene may be formed due to which, जिसकी वजह से, due to which the problem of separation arises, and hence these are not good laboratory method. These are not good laboratory method. These are good, you can say, industrial method. Okay, industrial level पे हम ये सब बनाते हैं। क्योंकि भाई ईथर जो है ना, ज्यादातर अगर देखा जाए तो एज ए सोलवेंट यूज होता है, तो उसमें 1-2% अगर एल्कीन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी न किसी को डिजोल्व करना है तो इतना ज्यादा इशू नहीं होगा, उसको हमें एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं करना, टू कैरी आउट द रिएक्शन, टू कैरी आउट द टेस्ट। ओके, लाइक दैट। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे भाई। अब हम अल्कोहल से ही बनाएंगे ईथर बाय यूजिंग, आपने वो रिएक्शन नोट डाउन कर लिया एल्यूमिना वाली, कर लिया आपने, तो वो सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड क्या कहता है, बाय द रिएक्शन ऑफ डाईएजोमिथाइलिन। ये जो कंपाउंड है डाईएजोमिथाइलिन, इस कंपाउंड की रिएक्शन हम करवाएंगे अल्कोहल के साथ। तो इसमें कैटालिस्ट लिया जाएगा हाइड्रो टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, ओके, HBF4, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड। ओके, तो इसकी प्रेजेंस क्यों ली गई, एक वो चीज देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो मिथाइलिन डाईएजो कंपाउंड है, क्या है ये, मिथाइलिन डाईएजो कंपाउंड, इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर देखो बेटा, इसकी स्ट्रक्चर ये है, एक्चुअल में ये वाली ऐसे देख सकते हो आप, ये वाली ऐसे, ओके। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये दिख तो रहा है आपको डबल बॉन्ड, लेकिन ये बॉन्ड इस पूरे कंपाउंड में सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है। क्यों? इसको दो चीजें फेवर करती है, नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इस बॉन्ड में से, और उसके पीछे एक और भाई साहब बैठा है, यानी कि दो बड़े बड़े हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम, और जो एंड पे जो जुड़ा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वो इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज रिड्यूस्ड, पहली बात तो ये।
ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज रिड्यूस्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कार्बन डबल बॉन्ड N इज रिड्यूस्ड। दूसरा क्या फेवर है बेटा, जब ये कंपाउंड टूटता है और ये रिएक्शन होती है, मान लो CH2N2, व्हेन इट डिसोसिएट इट विल फॉर्म CH2 कार्बिन और प्लस में N2। ये जो N2 है ना, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, इट इज वेरी वेरी हाईली स्टेबल गैस। ये आप बोल सकते हो N2 जो है ना, जैसे नोबल गैस होती है ना, वेरी नियर टू दैट है, हाईली अनरिएक्टिव, हाईली स्टेबल बोल सकते हो। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पसंद करती है। एक बार जब ये बन गया ना, तो फिर ये नॉर्मली एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। हालांकि ये भी बहुत हाईली रिएक्टिव है भाई, अनस्टेबल है, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगी। इसलिए ये जो कंपाउंड होता है ना, बहुत ही हाईली मतलब इतना रिएक्टिव होगा, इसको बनाया और जल्दी से इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, एल्कोहल के साथ। ठीक है, तो अब ये बन गया हमारा कार्बिन। कार्बिन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है या फिर इलेक्ट्रोफाइल होता है, बताइए। इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन हैं और ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन के पास जाना पसंद करेगा। तो ये बॉन्ड टूटेगा, क्यों टूटेगा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा, इसके अंदर ये स्पीसीज बनेगी और आगे हम उसकी रिएक्शन करवाएंगे। ये लो भाई, C2H5OH लाइक दिस। जब इसकी रिएक्शन CH2N2 के साथ होगी तो क्या बनेगा, ये बनाएगा C2H5O, ये कंबाइन हो जाएगा, शिफ्टिंग होगी बेटा इसके अंदर, ठीक है ना, शिफ्टिंग करके जाएगा ये OCH3 प्लस में N2 रिलीज हो जाएगी। ठीक है, N2 रिलीज हो जाएगी और हमारा कंपाउंड बन गया। चलिए, चौथा क्या भाई, बाय द एडिशन ऑफ एल्कोहल टू, एल्कोहल का स्मॉल मॉलिक्यूल होना चाहिए टू एल्कीन। अगर मैं डायरेक्ट एडिशन करवाता हूं, ये लो भाई CH3OH, मैंने एक छोटा एल्कीन, छोटा एल्कोहल मॉलिक्यूल लिया। इसके पीछे भी कारण है, क्यों लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये चीज बताओ भाई, ये वाला मैं बताना भूल गया बेटा, इस रिएक्शन में HbF4 को क्यों लिया गया, HbF4 को बताइए। HbF4 को क्यों लिया गया, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है। अगर कोई प्रोडक्ट आपका बेस है तो इसके साथ सोल्ट बना लेगा, ठीक है ना। कोई भी कंपाउंड अगर हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म में है या सोल्ट में, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब इसको डाला जाएगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हो इस रिएक्शन में कौन सा बेस हो सकता है, इसमें से और इसमें से। ईथर क्या होते हैं, ईथर आपके एसिडिक हैं या बेसिक, हाँ एसिडिक। कहां से हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन कहां से निकलेगा भाई, ये कार्बन चेन है, कार्बन चेन में से कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड इजिली नहीं टूटता है, ठीक है, इसमें भी नहीं टूटेगा। एज ए H पॉजिटिव आयन कौन निकाल देगा, किसमें हिम्मत है, बताओ कैसे निकलेगा H पॉजिटिव आयन। हाँ, H अगर यहाँ पे जुड़ा होता ना, तो एज ए H पॉजिटिव आयन जा सकता था, क्योंकि ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता। लेकिन आप ये चीज देखो कि यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, तो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि अमोनिया, तो क्या था, लेविस बेस था ना, इसको याद रखो, अमोनिया इज लेविस बेस विद ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इट इज ए बेसिक कंपाउंड ईथर, और वो इसके साथ रिएक्ट करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में सोल्ट देगा, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोर एंड मोर बनती चली जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन।
बाय द एडिशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन, ये लो भाई, एक एल्कीन मैं बढ़िया सा एल्कीन ले लेता हूँ, CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH2, ओके। और यहाँ पे मैंने लगाया CH3OH, ओके, CH3OH। जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये जो रिएक्शन है H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में होगी। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो H2SO4, ओके, कंसंट्रेटेड H2SO4 की बहुत ही स्मॉल अमाउंट इसमें मिलाई जाएगी। तो क्या होगा भाई, देखिए यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, ठीक है, या तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकते हैं, दो केस हो सकते हैं, ठीक है, दो केस हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अगर मान लो इधर चले गए फर्स्ट केस में, केस 1, तो क्या बन सकता है यहाँ पे, ये बेटा CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, बाकी जो भी है वो रहेगा। एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाए, ओके, क्या बनेगा भाई, CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव, और यहाँ पे ये जो भी है ना। तो ये जो कार्बोकैटायन है, क्योंकि कार्बोकैटायन पे हमारा ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये जो कार्बोकैटायन है इट इज प्राइमरी एंड इट इज सेकेंडरी। बताइए कौन से पाथ को फॉलो करना चाहेगा, पाथ 1 और पाथ 2? 1 को, डेफिनेटली 1 को करेगा, बिकॉज सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज स्टेबल देन प्राइमरी। तो जब आपका यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है बेटा, तो क्या मैं इसको यहाँ पे अटैक करवा दूं यहाँ पे, तो भाई मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा CH3 CH2, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव के पास वो बाद में आएगा, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन है ना वो यहाँ पे आ जाएगी। ये लो, यहाँ पे आपका OCH3 अटैक करेगा, और साथ साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, साथ में आपका आ जाएगा यहाँ पे H पॉजिटिव आयन, ओके, H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेटेड H2SO4 भी है, और साथ साथ में H पॉजिटिव आयन यहाँ से भी मिलता है, ओके। तो जितना वो लेगा वापस रिलीज भी हो जाएगा, या जितना वो देगा वापस रिलीज हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो अब इसमें देखो, ईथर के इस साइड में ये, ऑक्सीजन के इस साइड में, और ऑक्सीजन के इस साइड में ये। सो दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर मैं डायरेक्ट मिक्सिंग करता हूं तो, ओके, यहां पे मुझे किस बात का टेक केयर लेना है, ये चीज सोचो भाई, बताओ लिमिटेशन, इस रिएक्शन की लिमिटेशंस क्या है। पहली लिमिटेशन बताइए, सिमेट्रिकल नहीं बनेगा, बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले लूँ, और यहाँ पे C2H5OH, तो बन जाएगा, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बन जाएंगे। लेकिन इसके अंदर अनसिमेट्रिकल भी बनता है, ये इसकी एडवांटेज है। लिमिटेशन में क्या आएगा, जैसा आप लोगों ने देखा इसके अंदर कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, और जहां कार्बोकैटायन बना तो किस में जा सकता है, रीअरेंजमेंट में। हम सोचेंगे कुछ और, एक्सपेक्टेड बनेगा कुछ और। तो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि इन दिस कार्बोकैटायन इज formed which may go for rearrangement, and hence different product are formed, than expected, ठीक है बेटा, डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे एक एग्जांपल लें, CH3
CH3 एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में मैंने डाल दिया CH3OH। तो कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा बेटा? पहले हम बनाएंगे एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट देखो भाई, ये वाला इधर जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि अगर ये इधर आएगा तो प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा, इधर जाएगा तो सेकेंडरी, तो कम से कम सेकेंडरी तो बना लें एक बार। तो भाई CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर अटैक कौन करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा OCH3 और प्लस में क्या बन जाएगा अपना? एक सेकेंड, ये कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन और यहाँ पे आ गया OCH3 और यहाँ पे CH3, ये बनेगा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, और इसमें क्या बनेगा? इसमें सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है एज पर आवर एक्सपेक्टेशन। जब ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, मान लो कि ऐसे हो गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन अगर यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाए? ये मिथाइल शिफ्ट हो जाए, है ना? तो मिथाइल शिफ्ट हो गई यहाँ पे, फिर उसके बाद में आ गया पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा? OCH3 और H पॉजिटिव आयन यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये हो गया CH3। तो देखो ये है आपका एक्चुअल प्रोडक्ट। लेकिन ये भी बनता है, ये भी बनता है, ये रहेगा माइनर और ये रहेगा मेजर। ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया पे उसका कब्जा हो गया। कुछ तो इसमें भी जाएंगे, है ना, कुछ इसमें भी आएंगे, लेकिन इसमें ज्यादा आएंगे। दिस इज मेजर प्रोडक्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि द मेजर प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वन। तो ये बनेगा बेटा, ठीक है। ये रिएक्शन कई बार पूछी गई है एग्जाम्स में, मैक्सिमम टाइम इसको पूछा गया है। यही है इसकी लिमिटेशन। बाकी भाई देखो, अगर हम बड़ा अल्कोहल ले लें, ठीक है, तो दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि भी थोड़ी बहुत अमाउंट बड़े, मतलब एक डिफरेंट टाइप ऑफ। यहाँ पे एक चीज देखो, और क्या परेशानी हो सकती है इस रिएक्शन में। ठीक है, एक लिमिटेशन काफी है, चलेगा। इसमें मार्कोनी का रूल होता है। मार्कोनी का रूल इज फॉलोड। कोई पेरोक्साइड हमने मिलाया नहीं। CH3OH में दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव एंड। तो डायरेक्टली अगर आपको भाई कार्बोकेटायन कौन सा बना कौन सा नहीं, उस चीज को न जाके पूरा देखेंगे, आप डायरेक्टली ऐसे ऐड कर सकते हो। नेगेटिव पार्ट होता है अटैकिंग एजेंट will go to that carbon atom which is having less number of hydrogen atom. यही है Markovnikov rule. So Markovnikov rule is followed. Let us move to the next one. इसको हटा देते हैं। तो अल्कोहल में अपनी कितनी हो गई बेटा? अल्कोहल में अब तक हो चुकी हैं 4, है ना। 4 रिएक्शन हमारी अल्कोहल की हो चुकी है। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, और ये वाला आप लोग कर चुके हो। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब मुझे एक चीज बता दो कि एल्काइल हैलाइड से जब हम बनाएंगे तो उस रिएक्शन को, तो चलो मैं पहले ही बोल देता हूँ, विलियमसन सिंथेसिस बोलेंगे। विलियमसन सिंथेसिस। एल्काइल हैलाइड तो होगा, दूसरा रिएक्टेंट क्या होगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ किसी भी अल्कोहल का, सोडियम एल्कोक्साइड। जैसे कैसे बनाते हैं सोडियम एल्कोक्साइड को? अल्कोहल है, उसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवा दी? सोडियम मेटल के साथ। क्या बना लेगा?
आर ओ एन ए और प्लस में हाफ H2 निकल जाएगी। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका ये बन गया। दिस इज नोन एज सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड। इस सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ? एक एल्काइल हैलाइड के साथ। ये लो भाई, ये एल्काइल हैलाइड ले लिया हमने, ठीक है, ये एल्काइल हैलाइड। और जब ये रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? आर, ये एल्काइल हैलाइड डिफरेंट हो सकता है, आर, ये जो आर ग्रुप है इट में बी डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। आर ओ आर डैश और प्लस में NaX। ये है बेसिक रिएक्शन। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने आने वाली हैं। ये हो गया विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस को जब हम करवा रहे हैं तो क्या मैं कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकता हूं? क्या मैं कोई भी सोडियम एल्कोक्साइड ले सकता हूं? देखो भाई, यहाँ पे जब हमने ये रिएक्शन वैसे तो हो चुकी है बेटा, जो ये RX होगा ना, पहली बात तो ये कि वीकेस्ट बॉन्ड वाला होना चाहिए। जितना अच्छा हो, मतलब वीक बॉन्ड होगा उतनी ये रिएक्शन फास्ट होगी। तो RI वाले अच्छी देंगे, फिर उसके बाद में RBr R डैश दे दो, ठीक है, और फिर उसके बाद में R डैश Cl, ठीक है। आप देंगे सबके साथ ये रिएक्शन, लेकिन प्रोडक्शन आपकी बढ़ती चली जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती चली जाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? R डैश X मस्ट बी प्राइमरी। ये जो फॉलो करेंगे ना यहाँ पे, अगर ये प्राइमरी है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर 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 देन सेकेंडरी और फिर ग्रेटर देन टर्सरी। ओके, एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी। लेकिन जो मेरा एल्कोहल वाला जो पार्ट है, सोडियम एल्कोक्साइड, RONA, ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये वाला, इट में भी प्राइमरी, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्सरी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मैकेनिज्म हम कर चुके हैं, है ना, तो मैकेनिज्म और उस सब में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसकी खाली जगह छोड़ दो, अगर आपको आता है, नहीं आता है तो अपना नोट डाउन करके कर लेना, ठीक है। बस इसमें ये बात ध्यान रखनी बेटा, एल्काइल हैलाइड हमारा प्राइमरी होना चाहिए। ओके, एंड दीज रिएक्शंस आर SN2 मैकेनिज्म से होके जाती हैं। SN2 मैकेनिज्म, दे फॉलो SN2 मैकेनिज्म। सो स्टेरिक हिंड्रेंस कंट्रोल्ड रिएक्शन है, कंट्रोल्ड रिएक्शन, स्टेरिक हिंड्रेंस कंट्रोल्ड रिएक्शन। और एक चीज और ये ध्यान रख लेना, R डैश X पे अटैक करेगा कोई, ठीक है ना, कोई अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, और कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? RO नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है। अब इसको किसी घर में घुसना है तो स्टेरिक हिंड्रेंस तो ये अप्लाई करेगा ना बेटा। ओके, तो हमारा एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना बहुत जरूरी है इसके अंदर, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं, एक रिएक्शन देता हूं, ये लो भाई, क्या ये रिएक्शन हो जाएगी? क्योंकि जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये लिविंग ग्रुप है भाई, ये यहाँ से छोड़ के जाता है ना, तभी तो ये बाइमोलिकुलर है। जैसे ही ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड O नेगेटिव के साथ इसका बॉन्ड बनना शुरू होगा, ये बॉन्ड टूटना शुरू होता है। यही तो होता है बाइमोलिकुलर में, एक तरफ से बॉन्ड बनना शुरू हुआ, दूसरी तरफ से बॉन्ड टूटना शुरू होता है। तो ये बेस्ट लिविंग ग्रुप होना चाहिए, बेस्ट लिविंग ग्रुप। ओके, तो एल्काइल हैलाइड में प्रॉब्लम होगी, ब्रोमाइड में थोड़ा सा और अच्छा है। आयोडाइड जो I नेगेटिव होता है वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, और आयोडाइड की तरह ही हमारा एक लिविंग ग्रुप होता है SO4 2 नेगेटिव, या फिर HSO4 1 नेगेटिव, या फिर R भी हो सकता है भाई, यहाँ पे ऐसे कंपाउंड भी है अपने पास, RSO4 नेगेटिव, या फिर, ठीक है,
ये वाला एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इनसे भी बेटर होता है। ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लेना। सल्फेट आर सल्फेट्स, अगर अल्काइल हैलाइड की जगह पे मैं अल्काइल सल्फेट ले लूं तो इस ये रिएक्शन और अच्छे से होती है, ठीक है ना, और बढ़िया से हो जाएगी। सल्फेट ग्रुप इज ए बेटर लिविंग ग्रुप देन आयोडाइड। और अगर हेलोजन में अगर मैं देखूं तो आयोडीन आई नेगेटिव इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप इन द हेलोजन फैमिली। हाँ, ये रिएक्शन बताओ भाई, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगी? अगर ये O नेगेटिव यहाँ पे अटैक करे तो क्या ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ड्यू टू रेजोनेंस। तो इस टाइप की रिएक्शंस नहीं होंगी। तो ये इसकी डिलिमिटेशन में आ जाता है कि नॉर्मली जब हम एराइल हैलाइड के केस में ये रिएक्शंस नहीं होती हैं। एराइल लिमिटेशन में क्या लिख दोगे आप? पहली लिमिटेशन लिख दो, reaction don't take place if Rx is ARX, पहली लिमिटेशन। नंबर 2, ड्यू टू रेजोनेंस, ब्रैकेट में लिख देना ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से। दूसरी लिमिटेशन क्या है? अगर मैं टर्सरी एल्काइल हैलाइड ले लूं, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, तो भी ये रिएक्शन नहीं होती है। ओके, तीसरा पॉइंट ये है कि सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड में अगर मान लो बाय द वे ले भी लिया तो साइड प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाते हैं। सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इतने लिमिटेशन याद करो, 2 ही लिमिटेशन ले लो, ठीक है। टर्सरी एल्काइल और नॉर्मली ये सेकेंडरी एंड टर्सरी ऐसे करके लिखूंगा। एक तो इस केस में नहीं होगी ARX में, और दूसरा इस केस में रिएक्शन नहीं होगी। तो हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ओके, इसके नीचे लिखना है आपको CH3 OCH3, ठीक है भाई। आपको इस साइड में बताना है कि भाई RONA और प्लस में R' X क्या है? R बताइए क्या होगा और R' बताइए क्या होगा इस रिएक्शन। विलियमसन्स सिंथेसिस। बताइए, क्या मैं ये अल्काइल हैलाइड ले सकता हूं और ये सोडियम सोल्ट, क्या मैं ऐसे ले सकता हूं? नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल हैलाइड हो जाएगा टर्सरी, और टर्सरी में ये रिएक्शन नहीं होगी। ओके, तो हमारा जो R होगा वो क्या होगा? CH3 ये होगा हमारा R' क्या होगा? R' होगा हमारा CH3, ठीक है। तो ये हमें बाउंड करती है ये रिएक्शन, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। विलियमसन सिंथेसिस होने के बाद में और हम कैसे अल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं? तो नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा वेरी सिंपल रिएक्शन। आपने एक ब्रोमाइड लिया, ठीक है, एक और ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल लिया। जब ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ में जब इसकी रिएक्शन होती है, हीटअप करते हैं इसको, तो सिल्वर के जो ब्रोमाइड होते हैं ना, काफी स्टेबल कंपाउंड है भाई, बहुत ही स्टेबल। तो ये क्या बना लेगा? 2AgBr और प्लस में ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये लीजिए। अगेन सिमेट्रिकल एल्किन।
यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, ये जो ड्राई सिल्वर ऑक्साइड है, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ये आप कैसे बनाओगे? ये बनाया जाता है सिल्वर का जो हाइड्रोक्साइड है, सिल्वर का हाइड्रोक्साइड, इसको हीटअप करके एक H2O मॉलिक्यूल निकाल दिया, Ag2O प्लस H2, ये पहले ऐसे बना दिया जाता है, ठीक है, सिल्वर के हाइड्रोक्साइड से। फिर उसको हम यूज करते हैं इस रिएक्शन में। तो मेनली हम दो क्लास यूज करते आ रहे हैं यहाँ पे, या तो हम एक एल्कोहल यूज कर रहे हैं, है ना, या फिर एक हम एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं। ओके, थर्ड जो रिएक्शन है वो आएगी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे भाई? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब भी हम बनाएंगे ना, कोई पहले से हमारे पास ईथर है, ठीक है, लोअर ईथर से, जो हमारा फोर्थ मेथड है बेटा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब हम बनाएंगे ईथर को, लोअर ईथर है हमारे पास, उससे हायर ईथर बनाएंगे। कैसे? क्या वो डायरेक्टली हो सकता है? क्या मैं ये डायरेक्टली करवा सकता हूं? देखिए भाई, यहां पे आ जाओ, ये लो भाई, CH3OCH3, ओके, ये एक लोअर ईथर है हमारा, और प्लस में मैंने ले लिया CH3MgI। क्या मैं इसकी रिएक्शन डायरेक्ट करवा सकता हूं? इसके अंदर अगर आपको चार्जेस पता है ना, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, ये हमेशा यहां से न्यूक्लियोफाइल को रिलीज करेगा। ओके, जब ये न्यूक्लियोफाइल आगे बढ़ रहा है तो इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए कार्बन पॉजिटिव सेंटर। क्या इसके अंदर कहीं कार्बन पॉजिटिव सेंटर नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है ना? तो इस कंपाउंड को पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ता है CH3O CH2Cl, इस टाइप के कंपाउंड, ठीक है। जब ये कंपाउंड होगा तो ये नेगेटिव एंड है और ये पॉजिटिव एंड है, ठीक है बेटा, यानी कि ईथर का हैलाइड सोल्ट है ये, ईथर का हैलाइड सोल्ट। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल फॉर एग्जांपल यहाँ पे आएगा, ये देखो भाई, एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट अटैक यहाँ पे करवाइए। ओके, तो क्या बनेगा? ये बना देगा बेटा CH3O CH2 और यहाँ पे CH3 और प्लस में ये Cl नेगेटिव इसके साथ चला जाएगा, MgI और ये Cl। इट इज ए वेरी स्टेबल कंपाउंड। तो ये आपका देखो, छोटा ईथर था और बड़ा ईथर बन गया, ठीक है, लोअर ईथर से हायर ईथर बन गया। तो अगर कार्बन चेन बढ़ानी है, ठीक है ना, कितनी बढ़ानी है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, आप कर सकते हो। ओके, इसको कैसे बनाएं? इसको कैसे बनाएं? क्या इसके अंदर मैं एसिड मिला दूं? CH3O CH3 प्लस में HCl, क्या प्रोडक्ट होगा भाई? ये अगर बेस है तो CH3OH CH3 और प्लस में Cl नेगेटिव आयन ऐसे देगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये इक्विलिब्रियम में रहती है रिएक्शन। अब बताओ, अगर इसने वापिस इससे ले लिया तो इसमें चला गया, ठीक है, अगर इसने वापिस इससे ले लिया तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि ये कार्बन से खींचेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वहां से एज H पॉजिटिव आयन निकल जाए और Cl नेगेटिव आयन वहां पे अटैक कर दे, लाइक दैट। ओके, तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो सकती है। क्या बना देगा? कुछ मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ज्यादा नहीं तो CH3O CH2Cl और प्लस में H पॉजिटिव आयन चला गया। ओके, इट इज लाइक दिस। तो जब ये रिएक्शन होगी हमारी फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो आपका हायर ईथर बन जाएगा। इन सारी रिएक्शंस में अब तक अगर कोई डाउट है तो बताओ। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है। यहां तक हमारी ईथर की प्रिपरेशन सारी कंप्लीट हो जाती है। जो पॉइंट में, कौन सी लास्ट वाली, इसमें क्या है बेटा? CH3O CH3, यहां पर
आप डायरेक्टली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक नहीं करवा सकते हो, तो आपको सोल्ट बनाना है CH3O, यानी कि इसका क्लोराइड बनाना है, यूं समझ लो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी, ये कंपाउंड बनाना है। ये कंपाउंड जब बन जाएगा तो ये R नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर देगा, हमारा पर्पज सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना, हमारा पर्पज सोल्व हो गया और ये बन गया MgXCl, दैट्स इट। डायरेक्ट आप ये ले सकते हो, डायरेक्ट आप ये वाला कंपाउंड ले सकते हो, ओके, इस रिएक्शन में लोअर टू हायर ईथर बनाने के केस में, ठीक है। ईथर का सबसे बड़ा यूज क्या है भाई, बताओ। इन कंपाउंड को मेनली कैसे यूज किया जाता है? ईथर का सबसे बड़ा यूज है एज ए सोलवेंट, पहली बात ये, एज ए सोलवेंट, ओके। सेकंड, ईथर के अंदर एक परफ्यूम टाइप में स्मेल आती है, हायर ईथर में, ठीक है, उनमें भी स्मेल आती है, तो दे आर यूज इन परफ्यूमरी फैक्ट्रीज, ओके, so they are used in perfumes. Number 3, to make different class of compound, जब हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे ना तब पता चलेगा। नंबर 4, जैसे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाया तो ड्राई ईथर को यूज किया, वुड्स रिएक्शन करवाई तो ड्राई ईथर यूज किया, फिटिग रिएक्शन करवाई तो ड्राई ईथर को यूज किया, तो एज ए कैटलिस्ट एंड सोलवेंट दोनों का रोल अदा करता है भाई, वहां पे कैटलिस्ट का भी काम करता है और सोलवेंट का भी काम करता है इन डिफरेंट रिएक्शंस, ओके। तो इस तरीके से हमारे मेनली सबसे बड़ा रोल तो है इसका एज ए सोलवेंट ईथर्स का। अगली क्लास में हम करेंगे प्रॉपर्टीज में दोनों प्रॉपर्टीज रहेंगी आपकी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो हम करवाएंगे। तो आज हम क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं।